अब जैसे ये लिखा हुआ है पहला ऑब्जर्वेशन कि अ प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ पेशेंट, प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ पेशेंट। इसका क्या मतलब कहा जाता है? इसमें एक शब्द लिखा जाता है कि एंटीसोरिक वाज 2D, ऐसा लिखते हैं ना। ये गुड रिएक्शन है कि बैड? जितने लोग फाइनल ईयर के हैं शायद किसी एग्जाम में भी आने वाला हो। हाँ बैड है बॉस, बैड रिएक्शन है बॉडी। हाँ बैड रिएक्शन है बॉस। बैड रिएक्शन। अच्छा क्यों बैड कहेंगे इसको? बस बैड इसलिए कहेंगे कि पेशेंट को, जैसे अगर ऐसी केस है तो जैसे इसमें फिजिकल पार्ट जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होती है, तो इसमें हम क्या कहते हैं वो कर देते हैं, पोटेंसीज हाई कर देते हैं, तो वहां पे मतलब एग्रावेशन ज्यादा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पेशेंट डिक्लाइन कर जाता है। जैसे कि अगर उसमें फिजिकल कंपोनेंट ज्यादा है पैथोलॉजी में और क्या कहते हैं डायनेमिक कंपोनेंट कम है, तो ये केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं अगर हाई पोटेंसी हम यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट समझा, जस्ट मेरा इंटरवल था, मैं आ गया। विशाल कह रहे हैं कि ये ऐसे केसेस हैं जिनमें डायनेमिक कंपोनेंट कम होता है और मटेरियल कंपोनेंट ज्यादा। अब इसमें लिख दिया उन्होंने, डॉक्टर केंट सर ने लिख दिया कि एंटीसोरिक वाज 2D। ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है? एंटीसोरिक वाज 2D, तो क्या हम सुपरफिशियल एंटीसोरिक भी दे सकते हैं? अब इसमें नीचे दो शब्द लिखे गए हैं, वाइटल रिएक्शन वाज इम्पॉसिबल। वाइटल रिएक्शन ये शो करता है कि आप किसी इंसान को उठाते हो तो अगर रिएक्टिव है तभी तो उठेगा। अगर उसकी वाइटलिटी ही ना रह जाए तो इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो इसके लिए शब्द लिखते हैं डॉक्टर केंट, पेशेंट इज इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल का मतलब ये मत मानिएगा कि हर पेशेंट मर ही जाएगा, और टोटली क्यूरेबल नहीं। लो पोटेंसीज शुड बी यूज्ड, इसमें ये कहता है। ठीक है, अब मैं जैसे कि 30 या 200, अब मैं आपको यहाँ पर एक पुराना केस मैं पहले बता चुका हूँ, पर इस सीक्वेंस में दोबारा दिखाता हूँ। इसको देखो और तुम्हें समझ में आएगा। मैं टाइम को लिमिट लेके नहीं चल रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि तुम्हारी समझ में वो बात आ जाए जितनी मैं बताऊं, भले इसके लिए मुझे सेकंड पार्ट लेना पड़े। इसमें एक, आई होप ये पढ़ने में आएगा। ये केस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये 44 इयर्स मेल था। मेरी राइटिंग पढ़ने में नहीं आएगी, मैं बता देता हूँ केवल। स्क्रीन पे दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये लिखा इंसान का ही है? जी बॉस। ये हेपेटाइटिस नेगेटिव था, ऑटोइम्यून प्रोफाइल नेगेटिव था, जिसमें क्या पाया गया था कि मल्टीपल मल्टीपल पेरीगैस्ट्रिक एंड पेरीस्प्लेनिक कोलेट्रल्स में डेवलप हो गए हैं। एक्चुअली ये लिवर सिरोसिस है, इसमें CLD है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है। ये आप देख सकते हैं CLD है, इसमें माइल्ड एसाइटिस है, फाइब्रोसिस हो गई है और फाइब्रोस्कैन शो कर रहा है, और स्प्लीनोमेगाली है। 9 अप्रैल 2023 का रिपोर्ट कहता है सिरोसिस विद पोर्टल हाइपरटेंशन एंड एसाइटिस। ठीक, अब ये पेशेंट मेरे पास आता है, ये मेरे पास आता है और मुझे इसमें रीअसेस करना था कैसे करना लेना है। वेट लॉस हो रहा है, आईज में पेन है, बीपी जो है ओवरऑल काफी नीचे है। इसमें इनका कहना था कि ऑफन नाइट में 7 से 8 बजे के आसपास मुझे महसूस होता है कि मेरा बीपी फॉल हो रहा है। क्या फील होता है? क्रॉलिंग फीलिंग है एक्सट्रीमिटीज में, अपर लिम्ब में, और बॉडी के जितने भी डिस्टल पार्ट है उनमें क्रॉलिंग फीलिंग होती है, खासतौर से 7-8 बजे के आसपास, और नेक्स्ट सुबह तक नॉर्मल हो जाता हूँ, फिर सो जाऊँ। इसके लिए इनको कई बार फातिमा एक हॉस्पिटल है वहां लेकर गए। इनको डाइटोर दिया जाता है क्योंकि एसाइटिस है तो फ्लूइड लॉस निकल जाएगा तो शायद ये बेटर हो जाएंगे, ये सोचते हुए। और एसोसिएटेड फाइंडिंग में पाया गया, चूंकि डायफ्राम है, नीचे के हिस्से में लिवर है, ऊपर में कहीं ना कहीं उसका पार्ट अफेक्ट होने लगा, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, जो कि डाइटोर से। इसके अलावा इनकी टैपिंग भी हुई है, आप नीचे भी ये साइकिल में देख सकते हैं टैपिंग। और अभी ये डाइटोर खा रहे हैं 5 mg, वट इतना है, बहुत लंबे में नहीं जाता, मुझे पूरा केस एक्सप्लेन नहीं करना है। अब इस पूरी हिस्ट्री को लेने के बाद मैंने उनकी पल्स देखी, ब्रैडिकार्डिया था, एक्सपेक्टेड था। मैंने उस केस में कुछ चीजें पाई और मैंने उसे ऑरम मेड दी। कैसे दी?
मैंने उसका नाइट एग्रावेशन लिया, उसमें कुछ और चीजें थी उनको लिया, और मुझे एक पार्ट इसमें अच्छा मिला कि वो आदमी बहुत ही प्रिंसिपल बेस्ड बंदा था। उसके जनरल नेचर को मैंने कंबाइन किया, साथ में प्रेजेंट सिम्टम लिए और मैंने दे दिया। और उसके बाद मैं बता चुका हूँ कि वो एडमिट हो गया, पेशेंट चला गया लगभग। फिर मैंने उसको फोन पे आर्सेनिक बताई, पर वो बहुत ही सुपरफिशियल था। लेटर ऑन मैंने उसके लोकल सिम्टम्स लिए, अनकवरिंग डिजायर, ब्रेडिकार्डिया, सर्कुलेशन, नाइट, ये बीबीसीआर और रेस्टलेसनेस एट नाइट, ये 4 चीजें लेकर के मैंने उससे कोई पुराना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिया उसका कि वो बहुत प्रिंसिपल बेस्ड, ऑनेस्ट, वर्कॉलिक आदमी है, चिंता उसको यही है कि मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, वाइफ की जिम्मेदारी मेरी है, होगा नहीं, जिम्मेदारी मेरी। फाइनली मैंने उसको म्यूरेटिक एसिड दिया और पेशेंट रिकवर किया। आज की डेट में उसका एलएफटी वगैरह सब नॉर्मल है। फिलहाल इस कहानी के साथ मेरा क्या लेना देना। अब आप इस चीज को पढ़ो, पहला ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन पढ़ो, क्या कहता है, प्रोलॉन्ग एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ पेशेंट। मैंने पहले ऑरमेट दी, एग्रेवेशन हुआ, एडमिट हुए, फिर वाइफ का फोन आता है उसकी कि भैया ये गए, अब ये नहीं बचेंगे। फोन पे मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसी स्थिति है, 4 सिम्टम बता रही हो, चलो आर्सेनिक, वेग प्रिस्क्रिप्शन, कुछ नहीं हुआ। समा वो बच गया, उसका नसीब और थोड़ा मेरा भी। अब जब मेरे पास आता है तो मैंने उसके सुपरफिशियल रूब्रिक्स लिए और उस पर प्रिस्क्राइब किया। इसके बारे में आपको एफोरिज्म 169 और 170 में मिल जाएगा, अभी मैं वो भी पढ़ा दूंगा। तो इस प्रिस्क्रिप्शन के बाद देखो उसमें क्या लिखा है, वाइटल रिएक्शन वाज इम्पॉसिबल, यानी कि आप कोर प्रिस्क्रिप्शन करेंगे कि पूरी बॉडी रिवाइव कर जाए, नहीं, क्योंकि शरीर के कुछ हिस्से इतने डिमोलिश हो चुके हैं जिसकी वजह से पूरी बॉडी जा रही है, पूरी इंटाइटी जा रही है। आप अगर सेंट्रल आइडिया पे प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट ठीक नहीं होगा। आप लोकल आइडिया जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉयड है उस पर करेंगे, वो भी लो पोटेंसी करेंगे, तब काम करेगा। तो अब इसको फिर आप विजय के साथ की भाषा में ले लो कि सिफिलिटिक केसेस में सोरिक रेमेडी नहीं देते। और अगर मैं इसको डायनेमिक और वाइटलिटी के बेसिस पे बात करूं, मटेरियलिज्म और डायनेमिक एनर्जी, तो इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। तो जो स्ट्रक्चर डैमेज हो गया वहां की तो वाइटल एनर्जी बची ही नहीं ना। अगर फिंगर कट गई है तो इस हिस्से का तो कुछ नहीं हो सकता ना, दवा देके आप रिप्रोड्यूस कर दोगे क्या। तो यहाँ जो मेरा ट्रीटमेंट होगा वो लिवर स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं करेगा, प्रोग्रेसिव डैमेज रोकेगा। तो ये बात गलत नहीं लिखी है कि पेशेंट इज इनक्यूरेबल, मैं उसका लिवर दोबारा नहीं बना सकता हूँ, कॉम्पनसेटरी क्योर होगा, एंटीसोरिक प्रॉब्लम करेगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही कह रहा है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। और अल्टीमेट बेसिक रूल, बेसिक आइडिया क्या है, वही डायनामिक्स मटेरियलिज्म। और ये आइडिया सर आपने स्पेसिफिक रेमेडी दी है लिवर के लिए इस केस में। अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो बेटा अपना क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेमेडी कैसे। सर जो इसके लिवर जो इसका जा रहा था, तो इस केस में स्पेसिफिक रेमेडी दी है, ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी। म्यूरेटिक एसिड लिवर में दी गई है अलग से क्या? म्यूरेटिक एसिड का स्फीयर ऑफ एक्शन क्या लिवर है? सर लिवर नहीं है, तो स्पेसिफिक इंटेस्टाइन है। म्यूरेटिक एसिड का हाँ बोलो सर, यही मुझे समझ में नहीं आया कि आपने इस केस में मतलब कैसे दिया है, स्पेसिफिक कैसे दिया है। पूरा केस मैं देखो आज निकलते हुए क्लिनिक से घर के लिए मैंने इसका फोटो खींचा, ये वही अभी डाला है, पूरा केस में नहीं लेकर आया हूँ, पर मैं तुम्हारी बात का जवाब दे देता हूँ। जब स्थिति ये हो जाए कि कोई हिस्सा डैमेज हो जाए और आदमी जाने की कगार पर हो, जिसमें कह रहे हैं कि ऊपर लिखा है ना कि पेशेंट इज इनक्यूरेबल, मतलब मटेरियल पार्ट इतना डैमेज हो जाए कि उस हिस्से की वाइटलिटी का कोई पार्ट ही ना रह जाए, हिस्सा ही, जो हिस्सा बचा नहीं उसको आप नहीं कर सकते, रिवाइव नहीं कर सकते, उसको आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। ऐसी स्थितियों में या विजय सर की भाषा में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहां के सिम्टम्स लो। अब मैंने म्यूरेटिक एसिड क्यों लिया, मैंने अच्छा देखो, नॉर्मली ये बात सच है कि अगर लिवर सिरोसिस है तो लो पल्स रेट होगा, लो बीपी होगा, पेशेंट जाएगा, वो सारा इसमें मिल रहा है। मैंने क्या किया, मैं जानता हूँ ये इसके जनरल सिम्टम है और ये सिम्टम समहाउ स्ट्रांगली एसोसिएटेड है लिवर सिरोसिस से, तो मुझे प्रेजेंटिंग जो डिजीज प्रोसेस है उसका स्पेसिफिक अनकॉमन एडजेक्टिव चाहिए जो उसको डिफाइन करे और सारे लो बीपी वाले
सिरोसिस के पेशेंट से अलग था। तो उसमें क्या था कि बीपी फॉल होने का टाइम, ऑल्दो उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, उसको अनकवरिंग चाहिए। उस टाइम उसकी प्यास कैसी है, कौन सा हिस्सा गर्म है, कौन सा हिस्सा ठंडा है, तो कहने को आप स्पेसिफिक कह सकते हो, मगर ये स्पेसिफिक फॉर द स्टेट है, स्पेसिफिक फॉर द ऑर्गन नहीं है। अल्टीमेट लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कहीं नहीं फेंक रहे हैं हम लोग, वो जारी है। बस फर्क इतना है कि आपका प्रिस्क्रिप्शन प्रिसाइजली एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे आ गया, बजाय कि जनरल सेंट्रल आइडिया। एक जनरल आइडिया क्या होता है कि ये आदमी ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी पे आप प्रिस्क्राइब करने लगे। अब ऑनेस्टी मैटर यहाँ इसलिए नहीं कर रही कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हो सकता है ऑरम बैठ ही रहा हो, डीप एंटीसोरिक के नाम पे उसको ऑरम कहा जाए, कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल, उसकी जॉब, उसका काम नहीं चल रहा था, वो वरीड था बच्चे कैसे पलेंगे, क्या होगा। ये चीज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक इतने ऑनेस्ट आदमी का एक कंसर्न ऑनेस्टी की वजह से क्राइसिस में आया। क्राइसिस ने एक हिस्से की इमोशंस को इतना एक्यूमुलेट कर दिया, व्हाट अबाउट लाइफ, व्हाट अबाउट फ्यूचर। नाउ पैथोलॉजी में सिरोसिस आया, स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, उसका रूट वही है, डेवलप्ड सोरा ही है ये, मगर उसकी ऑनेस्टी आप नहीं लेंगे, आप उसका वो पार्ट लेंगे, क्योंकि डैमेज में जब मटेरियल पार्ट इतना डैमेज हो जाए तो आप रिवर्स लेते हैं। इसीलिए यही कारण है कि कीनोट प्रिस्क्राइबर्स कई बार बहुत सफल होते हैं ऐसी स्थितियों में, और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशनल देना होता है तो वो चले जाते हैं। और एक दूसरा तीर है कि हर जगह कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं आप, डीप एंटीसोरिक जहां नहीं भी नीडेड है। तो ये जो रिएक्शन ऑफ रेमेडी और वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग है, ये अगर आपको पता है तो आप कौन सा तीर चलाना है, कौन सी जगह कौन सा तीर चलाना है, ये आपको में आ जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, थोड़ा लंबा था, पर शायद आइडिया समझ में आ जाएगा।